हेलो एस्पिरेंट, VCM एजुकेशन ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम सभी एडिटोरिया के 5000 प्लस MCQ के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 2 को हल करने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है वह सही है। तो हमारा उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा सवाल पर चलते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा कथन है कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। तीसरा है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी सारे कथन सही हैं, मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वह आपको डी होगा। तीसरा सवाल है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक को राज्यसभा जो है अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा सवाल है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह पहला भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, और दूसरा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह केवल एक है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है केवल एक यही सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पांचवा सवाल है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। इसका सही जो ऑप्शन होगा वह सी होगा, 2 माह। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में लाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20, क्योंकि भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लाया गया था। सातवां सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद का उपबंध किया गया है। इसमें अनुच्छेद 37 का उपबंध किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आठवां सवाल है कि चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चिलैया समिति का जो गठन है वह 1991 में किया गया था। तो आपका सही जो ऑप्शन है वह आपका बी है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, चिलैया समिति जो है कर सुधारों से संबंधित एक समिति था, और देश में कर ढांचे में सुधार कर सुझाव के लिए यह समिति बनाई गई थी, जिसमें प्रोफेसर राजा चिलैया जो थे वे अध्यक्ष थे। और यह जो रिपोर्ट पेश की गई थी वह 1993 में प्रस्तुत की गई थी, और इसने मुख्य रूप से 5 सिफारिश को लागू किया गया था। अगले सवाल पर चलते हैं। 9वां सवाल पर, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। इसका सही आंसर होगा भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन। 10वां सवाल, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार जाना जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉट मनी। देखिए, हॉट मनी जो है उस मुद्रा को हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहा जाता है जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है वह उसी स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं हो जाती हैं। ये सारी जो है हॉट मनी के उदाहरण हैं। 11 सवाल पर चलते हैं। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदन करता है, कौन करता है। तो इसका सही ऑप्शन है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। 12 सवाल है, असहयोग आंदोलन का कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन जो है वह सही होगा, क्योंकि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी यह शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 13 सवाल है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो दांडी मार्च की समाप्ति जो है वह 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा सवाल है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो देखिए, चौरा चौरी तो सही है, 5 फरवरी 1922। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी सही है, 7 सितंबर 1931। पुनः समझौता भी सही है, 24 सितंबर 1932। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यहाँ लिखा है 23 मार्च 1942। जबकि इसका सही ऑप्शन होगा 8 अगस्त 1942। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। 15वां सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था। तो इसका सही जो उत्तर होगा वह 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943, ऑप्शन नंबर बी। 16वां सवाल है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया वह 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
17वां सवाल है कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह लॉर्ड एल्गिन प्रथम होगा, ऑप्शन नंबर बी। 18वां सवाल है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में पल्लव जो था वह शामिल नहीं था, पल्लव शामिल नहीं था। अगला सवाल है 19 सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, उनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20वां सवाल है कि किस बौद्ध समिति बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों के विभाजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ, इसमें सही ऑप्शन लगाएंगे हम लोग चतुर्थ। देखिए इसके बारे में यह थोड़ा सा जानकारी हम लोग करते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वह आपको अंतिम बौद्ध संगति माना जाता है, और इसका आयोजन जो था वह कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में लगभग 120 से 140 ईस्वी में हुई थी, और यह संगति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी, और इस समिति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। 21वां सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। 22वां सवाल है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र घोषा है, मखलीपुत्र इसमें होंगे, ऑप्शन नंबर सी। 23वां सवाल है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 24वां सवाल है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो मुहतसिब जो था वह आचरण अधिकारी था, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवान अर्ज जो है वह सैन्य विभाग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 26वां प्रश्न है कि बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 27वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए नारौरा जो है वह तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कुडनकुलन कर्नाटक दिया है, जबकि यहाँ पर क्या होगा तमिलनाडु होगा। कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन हमारा बी ही इसमें सुमेलित नहीं है। काकरापार ठीक है गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में। 28वां सवाल है कि 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो देखिए जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना जो है अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। 30वां सवाल है जिसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला जो है विटामिन B7, तो देखिए विटामिन B7 से क्या होता है कि बालों का झड़ना से संबंधित है, कमी से होता है। विटामिन B12 से क्या होता है तो रक्तता की स्थिति आ जाती है। विटामिन E से क्या होता है तो बांझपन उत्पन्न होता है। विटामिन K से क्या होता है तो रक्त का थक्का जमने में देर होता है। तो आपका इस जो ऑप्शन हो गया 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। 31वां सवाल है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो गैलेक्टिक इकाई है। कौन सी इकाई है? गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन नंबर सी। 32वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक बहुत कम होता है? महिलाओं में बहुत कम होता है पुरुषों की तुलना में, मतलब महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो वह क्या हो गया पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है, मतलब पुरुषों को ज़्यादा होता है, तो वर्णांधता। अगला सवाल है 33 सवाल कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑप्शन नंबर ए। 34वां सवाल है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो गुप्त ऊष्मा या लाइटेंट हीट कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। 35वां सवाल है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो उसका उत्तर होगा जीव द्रव। जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो देखिए इसमें जंतु का जो यकृत या गुर्दे हो गए ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत नहीं माने जाते हैं। 37वां सवाल है कि प्रतिरोध, देखिए इसमें एक तरफ जो है मिलान करना है, सूची का मिलान करना है, तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या होगा? तो विद्युत धारा का एम्पियर होगा। बल का मात्रक क्या होगा? ऐसा ही मात्रक न्यूटन होगा। पावर का क्या होगा? तो वाट होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 1 2 3, 4 1 2 3
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो आपका लिथियम है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। 39वां प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्राकृतिक रबड़ के बारे में जो पहला ऑप्शन है वही सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं। 40वां सवाल है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग जो है भागीरथी, अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 42वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो वह सही ऑप्शन आपका है मध्य प्रदेश। 43वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में। 44वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सारा सुमेलित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी सुमेलित है। बांदीपुर कर्नाटक भी सुमेलित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी सुमेलित है। लेकिन रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में न होकर के राजस्थान के भरतपुर में, यह राजस्थान में है। और ये देखिए ये रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 में होगा। 45 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह अगुलहार है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो कावेरी नदी को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47वां सवाल है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर जो है भूकंप के लिए और ज्वालामुखी के लिए। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तकला मकान चीन में है, ये भी ठीक है। थार मरुस्थल भारत में भी ठीक है। आटाकामा जो है चिली में, ये भी ठीक है। गिब्सन अफ्रीका, तो ये नहीं है क्योंकि गिब्सन जो है वह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपका यहाँ ऑप्शन डी जो होगा वह सुमेलित नहीं है। 49वां सवाल है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है कि व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति क्या कुछ समय के लिए बेरोजगार है। जब व्यवसाय में परिवर्तन होता है या रोजगार में बदलाव आता है तो क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो गैप हो जाता है और उसी गैप के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। 50वां और अंतिम सवाल है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अब कथन कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, यह भी सही है। दूसरा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो यह भी सही है। मतलब कि आपका दोनों ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 का 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को देखा। अब जो है इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर प्रैक्टिस सेट 3 को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।